Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Students, today we have to study about evidence of atoms. ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम्स। एटम डिस्कवर हो गया, हमें पता चल गया कि जी एटम एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें कुछ सबूत चाहिए थे कि जिससे हमें पता चले कि क्या वाकई एटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। बिकॉज़ आपको पता है कि एटम को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लाइक हमारे सामने मैटर तो हमें नज़र आता है, लेकिन एटम हमें नज़र नहीं आता। तो एविडेंस ऑफ एटम्स में हम पढ़ेंगे कि हम एटम को कैसे देख सकते हैं, एटम का साइज़ क्या होता है, विजिबल लाइट का यूज़ देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ और एक्सरेज स्टडीज़। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एटम्स को देखने के लिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ नहीं की जा सकती। तो जी क्यों यूज़ नहीं की जा सकती? बिकॉज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ होती है। अब वेवलेंथ जो होती है विजिबल लाइट की, वो रेंज करती है 400 to 800 नैनोमीटर। मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किस ऑब्जेक्ट को देख सकती है, किस ऑब्जेक्ट का साइज को हम विजुलाइज किस ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू। ऐसा ऑब्जेक्ट जो किस रेंज में आता हो, जो इस रेंज में आता हो, जिसका साइज़ अप टू या 500 नैनोमीटर से अबव हो। ठीक है, 54 to 500 नैनोमीटर से जिसका साइज़ स्मॉल होगा, उसको हम ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? हम कहते हैं जी जो क्लियर ऑब्जेक्ट होता है, हमने कहा ना हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसका साइज़ 500 नैनोमीटर तक या इससे ज़्यादा हो। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज़ जी अ क्लियर एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से स्मॉल हो, उसका हमें क्लियर और एक्यूरेट इमेज ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता स्टूडेंट्स? क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट से क्या है, ग्रेटर है। सपोज़ हम एटम ले लें, अब एटम की भी वेवलेंथ, एटम भी बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल है। एटम की भी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या है, स्मॉल है। तो क्या होगा, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ एटम की वेवलेंथ से ग्रेटर है, तो ये वेवलेंथ स्ट्राइक नहीं कर पाएगी एटम के साथ। ठीक है, हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है हमारे पास, आपको पता है हम लेंस के थ्रू हम इमेज देखते हैं कि क्या इमेज आ रहा है हमारे पास, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ से स्मॉल है, तो क्या होगा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, सपोज़ एटम है। ठीक है, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो इससे लार्ज है, तो वो क्या कर पाएगी, वो इस एटम के साथ स्ट्राइक नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी और हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लेंस के थ्रू एटम को नहीं देख सकते। तो इस वजह से हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम को नहीं देख सकते, बिकॉज़ एटम का साइज़ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से क्या है, स्मॉल है। दैट्स वाई वी कांट सी एटम थ्रू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स, हमें ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए थी, ऐसी माइक्रोस्कोप जो कि
उन ऑब्जेक्ट्स को भी विजुलाइज कर सके, उन ऑब्जेक्ट्स का भी इमेज दे सके जो वेरी वेरी स्मॉल हों। तो उसके लिए हम किस पे गए, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि एटम्स या जो भी सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो एटम के साइज़ के हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विजिबल लाइट यूज़ नहीं करते। अब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ वो विजिबल लाइट्स की निस्बत काफ़ी शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है कि इनकी वेवलेंथ क्या होगी, एटम्स की ही रेंज में आएगी। ठीक है, एटम का भी साइज स्मॉल है, उसकी वेवलेंथ स्मॉल है, तो क्या होगा, उसके साथ स्ट्राइक कर पाएगी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेंस के थ्रू क्या नज़र आएगा, हमें एक इमेज नज़र आ जाएगा एटम का। क्लियर है यहाँ तक? हुआ क्या, ग्रेफाइट का पीस लिया गया जिसको हमने 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया, बड़ा किया। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने नीचे रख के हमने देखा कि हमें क्या नज़र आता है उस ग्रेफाइट के पीस में। तो हमने लेंस के थ्रू देखा स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ इमेज मिले। हमें ये इमेज मिला, ये देखिए, इस इमेज से हमें क्या पता चला, इस इमेज में हमने देखा कि ये जो ब्राइट बैंड्स हैं वो ब्राइट बैंड्स क्या हैं, कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं। हमें पता चला कि ग्रेफाइट कार्बन एटम्स से मिलके बना है। ये आपको नज़र आ रहे हैं जो ब्राइट बैंड्स हैं, वाइट बैंड्स, ये क्या हैं, ये कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं। तो हुआ क्या, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू अपना ग्रेफाइट का पीस ऑब्ज़र्व किया तो जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स कार्बन एटम्स थे, ठीक है, वहाँ वहाँ जब इलेक्ट्रॉन ने जाके हिट किया, ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन ने जाके पीस ऑफ ग्रेफाइट पे हिट किया तो जहाँ जहाँ कार्बन एटम्स थे वहाँ वहाँ जाके स्ट्राइक हुए एटम्स के साथ, लाइट रिफ्लेक्ट हुई और हमें क्या हुआ, वो ब्राइट पार्ट नज़र आया और जो दूसरा था जहाँ पे कार्बन एटम्स नहीं थे वो डार्क था, बैंड्स, वो डार्क बैंड्स थे। तो इस तरह हमें पता चला कि ग्रेफाइट का पीस किससे मिलके बना है, ग्रेफाइट कार्बन एटम्स की लेयर से मिलके बना है। ग्रेफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो हमें पता है कि हेक्सागोनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स। ये आपको नज़र आ रहा होगा, हेक्सागोनल फॉर्म में प्रेजेंट हैं ये कार्बन एटम्स। ये आपको देखिए, ये एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड हैं। ये कार्बन एटम्स हैं, ये उनमें क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है और ये डिफरेंट जो लेयर्स बनी हैं, ठीक है, उनके दरमियान वीक फोर्सेस हैं। ये लेयर्स भी तो एक दूसरे के साथ क्या हैं, लिंक्ड है ना, बॉन्डेड हैं, तो उनमें वीक फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो इस तरह पता चला कि ये जो ग्रेफाइट का पीस है उसमें हमें कैसे एटम नज़र आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आया और क्या नज़र आया, हमें ब्राइट और डार्क बैंड्स नज़र आए। सो इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम्स को देखा गया। तो ये हमारे पास पहला एविडेंस था एटम्स का कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम एटम को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सेकंड जो एविडेंस आया वो है जी एक्स रेज स्टडीज़। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक्स रेज क्या होती हैं। एक्स रेज हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ स्ट्राइक करती हैं।
तो एक्सरे स्टडीज़ की गई, जैसे कि हम अगर हमें कोई फ्रैक्चर आ जाता है हम क्या कहते हैं जी, एक्सरे करवा लें। क्यों? क्योंकि हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं। हमें हमारी बॉडी में जहाँ भी फ्रैक्चर होता है पता चल जाता है कि अच्छा जी यहाँ इस पॉइंट पे फ्रैक्चर है, क्योंकि एक्सरेज क्या है, पेनिट्रेट कर जाती हैं अंदर तक और हमें सारा विजुलाइज करवा देती हैं अंदर का सिस्टम। तो 20th सेंचुरी में एक्सरेज की गई, एक्सरे स्टडी की गई, एक्सरेज के थ्रू देखा गया एटम को और हमें एटम का डायमीटर पता चला, जो कि कितना है जी, 2 × 10⁻⁻10 मीटर, जो कि हम कह सकते हैं जी 0.2 नैनोमीटर, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर है, -10 मीटर है। तो जब हम क्या करते हैं, ये देखिए ना 2 के बाद पॉइंट है, तो जब एक पॉइंट पीछे लेके गए तो क्या हुआ, 0.2 हुआ, ठीक है। एंड इसमें जब एक पॉइंट पीछे गया तो +1 हुआ, तो क्या बन गया, 10⁻⁻9 मीटर, ये हो गया 0.2 नैनोमीटर। डायमीटर आ गया। मैसेज देखे गए एटम के रेंज करते हैं 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। लेकिन फिर देखा गया कि जी एटम्स के लिए तो हम एक और यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। उसमें हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एटम को। तो हमने इन मैसेज को कन्वर्ट किया किस में, जो कि केजीज़ में आए। इनको हमने देखा जी 1 AMU किसके इक्वल है। हमने कहा जी 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1.661 × 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है, राइट। तो ये MCQs वाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सरे स्टडीज़ शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है जी एक्सरे स्टडीज़ बताएं जो एटम की गई, जिसमें आप डायमीटर की बात करेंगे। आप बताएंगे कि हमें पता चला कि मैसेज जो है एटम्स की उन वो क्या रेंज है उनकी। और फिर हमने देखा कि जो हम दूसरा यूनिट हम यूज़ कर रहे होते हैं, एटम को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, तो 1 AMU इक्वल होता है 1.661 × 10⁻⁻27 kg के। ये जी स्टूडेंट्स, इसको अगर हम बात करें 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 × 10⁻⁻27 kg, तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि क्या वाकई ये एक दूसरे के इक्वल हैं और कैसे हैं। -27 है, kg है, हमें पता हम ग्राम में मैसेज को ले रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब किलो मतलब +3 किया तो ये क्या बना, जब इसमें +3 किया तो -24 बन गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। अब इसको अगर हम क्या करना चाहें, प्रूव करना चाहें, तो हमें पता है कि जी 1 मोल कार्बन का इक्वल होता है 12 ग्राम के। कार्बन के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, मास ऑफ कार्बन हमें पता है 12 है, 12 ग्राम है। बिकॉज 1 मोल इक्वल होता है कार्बन के एटॉमिक मास की, और एटॉमिक मास है जी 12। और ये भी हमें पता है कि हमेशा उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ एटम्स। और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स 6.02 × 10⁻23 एटम्स। तो 12 ग्राम हो गया 6.02 × 10⁻23 एटम्स के। अब हमें ये देखना है कि अगर एक कार्बन एटम हो, ये तो हो गए ना इतने कार्बन एटम्स हैं, अगर एक कार्बन एटम हो तो वो कितने ग्राम्स के इक्वल होगा, ये हमें देखना है। तो हमने क्या कहा, हमने कह दिया सपोज़ ये क्या है जी, x है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने की तो क्या हुआ, तो 6.02 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई किया x के साथ और 12 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। x इधर ही आया, ये पूरी टर्म यहाँ आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो x की वैल्यू आ गई 1.991 × 10⁻23 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास इतना आ गया, ठीक है।
फिर अब हमें पता है कि एक EMU, ये भी हम नेक्स्ट पूरा इस पर लेक्चर दूंगी। एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है कार्बन के 12th पार्ट पे। कार्बन क्या है, एटॉमिक मास 12 है ना, तो क्या किया गया, इसके 12 पार्ट 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए इसका जो 12th पार्ट है, 12वां हिस्सा, उसके इक्वल होता है 1 AMU। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है, तो उसका जो 12th पार्ट है वो इक्वल होगा 1 AMU के। ठीक है, तो हमने 1 AMU जब देखा तो हम क्या करेंगे, इसको 1.9 इन 1 इंटू 10⁻23 ग्राम को, ये क्या है, एक कार्बन एटम का मास है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिल जाएगा कि जी 1 AMU इक्वल होगा 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम एंड -27 kg के इक्वल होगा। क्लियर है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.661 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है। क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, बिकॉज़ हमने पहले तो हमें पता है मैसेस को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, लेकिन फिर हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाला कि हम मैसेस को एटॉमिक मास यूनिट में भी लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने देख लिया कि जी 1 AMU इक्वल कितने ग्राम्स के होगा, राइट। तो इस तरह एक्सरे स्टडीज़ से हमें एटम्स के डायमीटर का और एटम्स के मैसेस का पता चला। और लास्ट हमें जो पॉइंट मिला, जो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली, वो ये कि एक फुल स्टॉप में, एक फुल स्टॉप को देखा गया कि उसमें कितने एटम्स हैं। तो आपको पता है कि एक फुल स्टॉप कितना छोटा होता है, लेकिन यह है कि उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं ना, उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आप एटम के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम कितना स्मॉल होगा, कि उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी, पहला एविडेंस। और दूसरा, उसके लिए एक्स-रेज स्टडीज़ की गई एटम को मज़ीद जानने के लिए कि उसका डायमीटर क्या है, उसके मैसेस क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एविडेंस ऑफ एटम्स, जिसमें हमने 2 एविडेंस को स्टडी किया कि जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम एटम को देख सकते हैं, और हमने एक्सरे स्टडी की, और हमने ये भी देखा कि हम ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम को क्यों नहीं देख सकते। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।